जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अभी तक हमने इस अध्याय में मुख्य दो राज्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समझ लिया है। एक है हमारा जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान समय में राज्य न रहकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है, और हमने पंजाब की हिंसा और पंजाब में शांति के लिए किए गए काम की तरफ भी नजर डाल ली है। अब हम चल रहे हैं अपने देश के एक दूसरे छोर की तरफ। अब हम चल रहे हैं उत्तर पश्चिम को छोड़कर पूरब की तरफ। ये पूरब, इसकी तरफ चल रहे हैं। इसकी चर्चा आपने बहुत ही कम सुनी होगी भारत की राजनीति में। तो आज हम चल रहे हैं पूर्व उत्तर की राजनीति को समझने और वहां पर हुई हिंसा, इन सब बातों को चल रहे हैं विस्तार पूर्वक जानने। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं पूर्वोत्तर में हुई हिंसाओं के बारे में और वहां पर शांति और अमन किस प्रकार से लाया गया इसके बारे में। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। क्षेत्र में 7 राज्य हैं और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दुगनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है। अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं, अंडरलाइन करना किन किन से जुड़ी हुई है, क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। आप सब जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये इस रास्ते से जुड़ा हुआ है भारत से, नहीं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत से कटा हुआ है। और आप जानते हैं कि इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किन देशों के साथ लगती है, आपके भूटान, आपके चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। और आप सब जानते हैं चीन हमारा हितैषी नहीं है, चीन हमारा हितैषी नहीं है। और जब से म्यांमार में सैन्य शासन आ गया है तब से म्यांमार भी ज्यादा अच्छा बर्ताव हमारे साथ नहीं करता है। ये आबादी के क्षेत्र से बहुत ही कम लोगों के रहने, यहां पर आबादी तो बहुत कम है लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत ही ज्यादा संपन्न है। और इसे हम मानते हैं ये हमारे दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार है। पूर्वी एशिया से जोड़ने का काम करता है ये हमारे देश को। ये हमें पूर्वी एशिया से जोड़ने का काम करता है। कौन? आपका पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं ये हमें पूर्वी एशिया से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई महत्व नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आपके भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, चाहे और किसी भी दृष्टिकोण से हो। लेकिन ये राज्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 7 राज्य, समझ में आई बात, ये भारत की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ज्यादा। और हमने इनको एक लंबे समय तक नेग्लेक्ट किया, अनदेखा किया है। अगर हमने इन पर ध्यान दिया होता तो आज ये और ज्यादा हमारे देश के विकास को बढ़ा सकते थे, एक नई रफ्तार दे सकते थे। आप सब जानते हैं कि उत्तर भारत में फुटबॉल का क्रेज नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में फुटबॉल का बहुत ज्यादा क्रेज है। और अगर हमने सही से काम किया होता तो आज हमारी भी एक बहुत बड़े स्तर पर इंटरनेशनल फुटबॉल टीम होती, जो अब बन रही है, जो अब ग्रो अप हो रही है। ये बहुत पहले ग्रो अप हो जाती, ये बहुत पहले ग्रो अप हो जाती। और आप सब जानते हैं कि हमारे देश के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां थी, बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। एक चुनौती नहीं, बहुत ही ज्यादा चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को समाप्त करना इतना आसान नहीं था। एक देश को खड़ा करना, आज देश को चलाना आसान माना जा सकता है,
लेकिन आप प्रारंभिक दौर देखिए, प्रारंभिक दौर में इस देश को खड़ा करना इतना आसान काम नहीं था। पेड़ लगाना और उसे एक छोटे से जब तक वो अपने काबिल ना बन जाए, मजबूती ना प्राप्त कर ले, तब तक उसकी सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यही था जो हमारे देश का 50 साल था ना, वो प्रोटेक्शन ईयर था और उसी में हमारा देश बनना था और बिगड़ना था। अब तो देश खड़ा हो चुका है, पूरा आकार ग्रहण कर लिया है, तना मजबूत हो चुका है, अब कोई इसे हिला नहीं सकता। जिस प्रकार से बरगद को नहीं हिला सकता, उसी प्रकार से अगर बरगद को 10 साल 20 साल संरक्षण मिल जाता है तो फिर बरगद के पेड़ को कोई उखाड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बरगद अपनी जड़ें पूरी तरीके से जमीन में गाड़ देता है। वही बात है, समझ में आई बात? आगे सुनो। इस इलाके में 1947 के बाद से अनेक बदलाव आए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासतें थी। आजादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, अंडरलाइन करते चलना। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भाग से एकदम अलग थलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया। आप सब जानते हैं कि जब 1971 में बांग्लादेश विभाजन हुआ, 1971 में जब बांग्लादेश विभाजन हुआ तो यहाँ की जो शरणार्थी जनता थी वो इधर उधर भागी और उन्होंने भारत के इन क्षेत्रों में जाकर शरण ली। 1947 से लेकर 1962 तक हमने इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध होता है और जब हम देखते हैं कि ये हमारा क्षेत्र पूरी तरीके से हमसे नेग्लेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद हमने इस पर काम करना प्रारंभ किया। और आप जानते हैं कि इन 62 का युद्ध, 65 का युद्ध और 71 के युद्ध ने भारत की आर्थिक दशा को सबसे ज्यादा खराब किया। सबसे ज्यादा आर्थिक दशा को हमारे इन 3 युद्धों ने खराब किया। जो पैसा हमें अपने विकास पे लगाना था वो पैसा हमें अपनी सेना पे लगाना पड़ गया और हमारे 30 साल का विकास इससे इफेक्ट हो गया। इससे हमारे 30 साल का विकास इफेक्ट हुआ है, आप ये मानिए। क्योंकि आप भी जानते हो कि युद्ध की चीजें चाहे प्रयोग में आए या ना आए, लेकिन उन्हें खरीद के रखना पड़ता है। आप भी जानते हैं युद्ध नहीं होगा, फिर भी युद्ध की तैयारी चलती रहती है और मुफ्त में कुछ नहीं होता। मुफ्त में कुछ नहीं होता, सब कुछ पर पैसा लगाना पड़ता है और वो पैसा कहीं से तो रिप्लेस करा जाएगा ना भाई। अब सेना पे पैसा ऐसा तो नहीं है, कमाई का तो एक ही जरिया है ना। सेना कोई कमाई देके नहीं करती, सेना सिर्फ सुरक्षा प्रदान करती है। पर हाँ भाई, सेना भी जरूरी है, ये तो कोई मना नहीं कर सकता कि सेना नहीं चाहिए। क्योंकि सांप की तरफ फन काढ़े बैठा ये पाकिस्तान और दूसरा ये चीन। यही चीज सबसे बड़ी दिक्कत है, किसी में धैर्य नहीं है। अब जैसे हमारे में भी तो कमियां है ना। हम राम के देश में रहने वाले लोग हैं, फिर भी हिंसा हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है। हम में धैर्य है? राम जितना धैर्य आज के राजनेताओं में है या लोगों में है? भाई भाई का गला काट दिया जाता है, किसके लिए? जमीन के लिए। और राम ने क्या सिखाया? राम ने क्या सिखाया कि अपने भाई के लिए सब त्याग दो।
भाई की बात आए त्याग दो, परिवार की बात आए त्याग दो। आज त्यागने की है किसी में शक्ति? है? तो यही चीज है। हमने सीखा क्या है? हमने राम से कुछ नहीं सीखा है। हमने बस राम के नाम की भावना को तैयार करके उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक के अपने आप को सत्ता में बिठा लिया है, बस। इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया है। और हमारे देश की जनता इसको होने देती है बड़े प्रेम पूर्वक। ये दुर्भाग्य है इस देश का। राम को सीखो, पढ़ो, समझो और उनके आदर्शों का अनुसरण करो। राम ने तो अपनी सौतेली मां के लिए वनवास ग्रहण कर लिया। आज है किसी में दम? यहां सगी मां का तो कोई उतना आदर नहीं करता क्या सौतेली मां का करेंगे यहां लोग? आप बताओ, करता है कोई? ये सीखो ना, उनके आदर्शों को सीखो। और वो भी, भरत भी एक भाई है जिन्होंने भाई के चले जाने के बाद भी उस सिंहासन पे बैठना नहीं, उनकी खड़ाऊ को रख के शासन किया। और उन्होंने कहा कि भैया अगर जमीन पे सोएंगे तो मैं उनसे भी नीचे सोऊंगा। गड्ढा खोद के सोते थे वो। तो ये है भाईचारा, ये है भ्रातृत्व। आज है ऐसा भ्रातृत्व? आज एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति के लिए गला काटने के लिए तैयार है। यही तो चीज है ना। ये चीजें कहां गई है? और यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है। ये चीन और ये पाकिस्तान कहते हैं अपने आप को पाक है, लेकिन एक पैसे के पाक नहीं है। एक पैसे के इतने नियतखोर, इतने चोर कि कोई कहने की बात नहीं। अपने देश को इन्होंने खुद बर्बाद किया है, इनके हाथों। इनके हाथों इन्होंने अपने देश को खुद बर्बाद किया। और इन्हीं के कारण हमें इतनी बड़ी सेना रखनी पड़ती है अपने देश में। अपने देश में हमें इतनी बड़ी सेना इसीलिए रखनी पड़ती है। और यूरोपीय देशों को देखो, उनके पास इतनी बड़ी सेनाएं नहीं है। उनके पास इतनी बड़ी सेनाएं नहीं है। जर्मनी देख लो, मिला के इतनी होगी। समझ में आई बात? उनके पास, उनके देश में देख लो, यूरोप में सिर्फ 2 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सिर्फ 2 देशों के पास। और एशिया में कम से कम 5 देशों के पास है। इजराइल के पास भी है श्योरिटी के साथ, पाकिस्तान के पास भी है, भारत के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है, और ईरान इराक भी डेवलप कर रहे हैं इनमें से एक। तो आप खुद देखो हम में कितना आपसी भाईचारा, कुछ नहीं हम में। तो समझ में आई बात को आप समझो। डायरेक्ट हम क्या करें? देखो, आप बात को समझने वाली बात है। यहां पर हम समझने को तैयार नहीं है। हम सब में अपना अपना अहंकार है। मैं बड़ा। तो मर बड़ा होके, किसी ने तो को कहा है क्या मर बड़ा करके सब मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मरना तो एक दिन सबको है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनवा के क्या जीवित है? आधा पाकिस्तान आज उनको गाली देता होगा, अगर उसने इतिहास पढ़ा होगा तो। आधा पाकिस्तान गाली देता होगा मोहम्मद अली जिन्ना को कि क्या करके चला गया तू जिन्ने। समझ आई बात? आगे सुनो। तो पूर्वोत्तर पर हमने एक लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया, और उस ध्यान न देने के कारण, देखो ध्यान दे भी नहीं पाए हम। अगर आप भारत की राजनीतिक इतिहास को पढ़ो तो कितनी समस्याएं थी हमारे सामने। हमें जितना लगता है आसान इन समस्याओं का समाधान करना, उतना होता नहीं है। आदर्शों पर भी चलना है और देश को भी चलाना है, संभव नहीं हो पाता इतना। गरीबी इतनी बड़े स्तर पर थी कि 2 वक्त की रोटी भी लोगों को नसीब नहीं थी, और मां धरती भी हमारा साथ नहीं दे रही थी। सूखे पे सूखा पड़ रहा था, सूखे पे सूखा पड़ रहा था। सूखा पड़ जाएगा जब इंद्रदेव ही हमसे नाराज हो जाएंगे, तो फिर कहां खुशहाली आ पाएगी? खुद ही सोचो आप। खुशहाली तो तभी आ पाएगी जब इंद्रदेव हम पर मेहरबान होंगे। अब जब इंद्रदेव ही मेहरबान नहीं होंगे तो खुशहाली का आना तो संभव नहीं है। खुशहाली का आना तो संभव नहीं है।
इसीलिए तो आपको ये राजनीतिक इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि इस देश को बनाने में कितनी समस्याओं का हमने सामना किया है। इस देश को मत तोड़िए आप, और खास करके धर्म के नाम पर। तो आपका धर्म भी अच्छा है, आपका धर्म क्या अच्छा, एक बात बताओ, हमारा धर्म क्या हमें हिंसा सिखाता है? एक दूसरे की हत्या करना सिखाता है? हत्या करना सिखाता है या प्रेम करना सिखाता है? हम उस रास्ते का अनुसरण करते हैं? वही तो बात है ना, हम उस रास्ते का अनुसरण नहीं करते। अंतिम रास्ता हिंसा बताया गया है अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहां पहला ही रास्ता हिंसा का प्रयोग होता है। वहां अंतिम बताया गया, यहां सबसे पहले हिंसा प्रयोग होगी, फिर देखेंगे प्रेम तो बाद में किया जाएगा, पहले हिंसा कर ले। समझ गई बात? अंतिम रास्ता महाभारत में सबसे अंतिम रास्ता भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को माना। जब सब कुछ कर लिया, 5 गांव मांगे, दुर्योधन वो भी देने को तैयार नहीं हुआ, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं करेगा, अब करा तो इसका मतलब हम अपने अस्तित्व को ही मिटा देंगे। इसीलिए तब जाके युद्ध पे आए। कितनी बार उन्होंने बात करी। तो यही चीज है, यहां पर भी वही है। हम ज्यादा ही भटक गए, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ये समझने वाली बात है। इन सब चीजों हम पूर्वोत्तर पे ध्यान नहीं दे पाए, तो उसके पीछे ये भी कारण है, ये भी फैक्ट्स हैं। समझ रहे बात? और जब लिखना पेपर में, तो इन सब बातों को लिखना होता है। लिखोगे तो आंसर आकर्षित लगेगा, टीचर को लगेगा कि आपने पढ़ रखा है। इससे पता चलता है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है और पूरी बुक को पढ़ा हुआ है, वो राजनीति की समझ रखता है, वो राजनीति की समझ रखता है। देखो, राजनीति सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करती, राजनीति भूगोल पर निर्भर करती है, राजनीति इतिहास पर निर्भर करती है, राजनीति धर्म पर भी निर्भर करती है, राजनीति संस्कृति पर भी निर्भर करती है। इन सब चीजों से बनती है राजनीति। आज जैसे धर्म की राजनीति हो रही है देश में, एक समय आएगा कि किसी और विषय पर राजनीति होगी, किसी और विषय पर राजनीति होगी। अब धर्म का कोटा भरेगा, भाई भरेगा एक दिन ना एक दिन। अब राम मंदिर बन गया है तो अब धर्म का कोटा भरेगा, या फिर कृष्ण जन्मभूमि की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा, कृष्ण जन्मभूमि हो जाएगा, फिर काशी आ जाएगा। नारा है ना हमारे नेताओं का, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्या कितने दिन तक धर्म की राजनीति चलेगी, देखेंगे। ठीक है, कहां तक आगे? भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया। पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना, इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा की। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ी बेतरतीब किस्म की मांगे उठी। इस इलाके में भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर है। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी हैं: स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। ये 3 मांगे पूर्वोत्तर के राज्यों में से उठती है। क्या क्या? स्वायत्तता की मांग, ज्यादा से ज्यादा हमें अपने आप को संचालित करने का अधिकार। अलगाव की मांग कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। और तीसरा, बाहरी लोगों पर रोक कि जो बांग्लादेशी भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, इनको रोका जाए, रोहिंग्याओं को रोका जाए और इनको बांग्लादेशियों को रोका जाए हमारे क्षेत्र में आने से। इनमें पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी। इससे शेष 2 मुद्दे
मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया। स्वायत्तता की मांग, अब आप जान चुके हैं स्वायत्तता की मांग क्या होता है, कि बताने की जरूरत है कि स्वायत्तता की मांग क्या होती है। ज्यादा से ज्यादा अधिकार, ज्यादा से ज्यादा अधिकार मांगना ही स्वायत्तता कहलाता है। सुनिएगा, आजादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दे तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा ही अलग थे, नहीं तो पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था, असम कहलाता था। गैर आसमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर अपनी भाषा थोप रही है तो इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। यह भाषा, सबको लगता है कि भाषा कोई विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है राजनीति का, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भाषा ही है। जब गैर आसमी जनता को यह लगा कि असम की सरकार उन पर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति थोप रही है, तब उन्होंने स्वायत्तता की मांग को उठाना प्रारंभ किया। सिर्फ मणिपुर, सुन लो, ये रहा आपका मणिपुर, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दे तो पूरा पूरा एरिया क्या कहलाता था, असम। क्या कहलाता था, असम। मानचित्रों को बहुत ध्यान से समझते चलना है। सिर्फ त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर ही वो दो राज्य थे जो असम से अलग थे। कब? 1900 कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ही दोनों अलग थे, नहीं तो पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता था, असम। तो जब असम की जनता और गैर आसमी जनता पर, जो असम की भाषा नहीं बोलते थे, गैर आसमी जनता पर जब असम की भाषा और असम की संस्कृति थोपने का काम प्रारंभ किया गया तो वहां से आंदोलन प्रारंभ हुआ। कोई भी अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर भाषा चली गई ना भाई, तो भाषा चली गई मतलब इसका मतलब आपकी आजादी आपके मुंह से चली गई। आपकी आजादी, आपकी मां आपसे छीन ली गई, क्योंकि भाषा आपकी मां होती, मातृभाषा। मातृभाषा, अगर मेरी अवधि मुझसे छीन ली जाएगी तो मेरी मातृभाषा मुझसे छीन ली जाएगी, क्योंकि अवधि मेरी मातृभाषा, मेरी पहली भाषा है वो। मैंने सबसे पहले अपने मुंह से जो शब्द निकाला वो अवधि में निकाला, ना कि मैंने हिंदी में। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा अवधि है। अवधि हिंदी की एक बोली है, लेकिन वो बोली मेरी भाषा है पहली। ये सच है, समझ में आई बात? तो यही चीज, तो असम में जब असम की जनता पर मतलब गैर आसमी जनता पर जब असम की भाषा थोपने का काम किया गया तो गैर आसमी जनता ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम असम से अलग होना चाहते हैं, और यहीं से वो राजनीति स्टार्ट होती है, स्वायत्तता की मांग वाली। सुनिएगा आगे, गैर आसमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर आसमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। पूरे राज्य में आसमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो 1960 में कहीं ज्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने। केंद्र सरकार ने अलग थलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। समझ में आएगा? तो इस प्रकार से अलग अलग समय पर सरकार ने अलग अलग समय पर भारत सरकार ने असम को छोटे छोटे जनजातीय समूहों में बांटते हुए कई राज्यों में तब्दील कर दिया, जिसमें से कौन कौन से राज्य आपके याद रखना, असम से कौन कौन से राज्य निकले हैं? मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और उसी समय काल में त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखना है, असम से कौन कौन से राज्य निकले हैं? असम से निकला आपका मेघालय, मिजोरम और
अरुणाचल प्रदेश। ये मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये जनजातियों के आधार पर नाम है इनके, ये वहां रहने वाले लोगों के आधार पर इनको बनाया गया है। भाषा और जनजातियों के आधार पर, जो बड़ी संख्या में जनजाति थी उनके आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म ना हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास, जनमत मतलब जनता को जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है, जनमत प्रयास किए, जन आंदोलन चलाए और विद्रोही कार्रवाइयां भी की। कई दफा ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई। छोटे छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। भाई राज्य बनाना कोई आसान काम नहीं होता, संसाधनों को बांटना होता है, चीजों को बांटना होता है, बजट को भी बांटना होता है, समझ रहे? जितने राज्य बढ़ेंगे उतना आपका संसाधन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जहां पहले एक घर में एक चूल्हा होता है, वहीं अगर घर बढ़ता है तो एक ही जैसे कई चूल्हे हो जाते हैं। तो इसका मतलब संसाधनों का बंटवारा हो रहा है। जहां पहले एक ही घर में रह के सब एक जैसी चीजें पहन लेते थे, लेकिन अब संभव नहीं है। वहां एक ही चूल्हा जलता था, अब वहां 3 चूल्हे जल रहे हैं। तो 3 चूल्हे का मतलब आप समझ रहे हो ना, खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना खर्चा। जब एक बार में चीजें बन रही हैं तो सस्ती पड़ रही है, लेकिन जब बार बार वही चीजें बन रही हैं तो महंगी पड़ रही है कि नहीं पड़? वही चीजें, जब एक राज्य रहता है तो उसको चलाना थोड़ा सा सरकार के दृष्टिकोण से आसान होता है, सरकार की दृष्टि से आसान होता है। लेकिन जब अलग अलग राज्य हो जाते हैं तो जो केंद्र सरकार होती है उसको बहुत दिक्कत आती है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन में। तब उस पर यह आरोप लगता है कि आप इस राज्य को ज्यादा फेवर दे रहे हैं, आप इस राज्य को कम फेवर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लग जाती हैं और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। इस वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का प्रयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। करबी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोंडा जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। तो सबको खुश करने का काम किया गया, कोशिश की गई कि सब संतुष्ट हो जाएं। तो किसी को जिले के स्तर पर स्वायत्तता दे दी गई कि आपका ये जिला है और आप यहां रहते हैं तो आप यहां पर अपने हिसाब से शासन को चला सकते हैं और इसमें सरकार आप पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो कुछ को परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दे दी गई। मतलब केंद्र सरकार ने कोशिश की कि ये लोग संतुष्ट हो जाएं कैसे भी। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ऐसा करना, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इन कामों को अंजाम दिया और आज आप देख सकते हैं शांतिमय तरीके से आपका पूर्वोत्तर चल रहा है। सिर्फ किसको छोड़कर? मणिपुर को। मणिपुर में हिंसा होने के पीछे भी वही कारण है, जनजातीय संघर्ष। 2 जनजातियों में संघर्ष हो रहा, अब उनका नाम नहीं पता मुझे, ठीक है। अलगाववादी आंदोलन, जब बहुत लोग मान गए, लेकिन जिन जनजातियों ने नहीं माना कि नहीं हमें इतनी स्वायत्तता काफी नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा कि अब तो हम देश से ही अलग होंगे। तो वो कौन थे ये सुनते हैं। स्वायत्तता की मांग से निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। लेकिन जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की मांग की और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस मांग से निपटना मुश्किल हो गया। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। इन 2 मामलों में आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है। आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला
बना दिया गया था। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से राजनीति स्टार्ट हुई कि हम कभी, मिजो लोगों का मानना था कि हम कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पार्ट तो थे नहीं, तो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में हमें क्यों मिलाया गया, हम तो हमेशा से अलग थे। और जब एक बार आपने जैसे सुना कि मिजोरम में, मिजो एरिया में एक बार क्या पड़ा, अकाल, तो असम की सरकार ने उस अकाल को उस प्रकार से टैकल नहीं किया जिस प्रकार से उसे टैकल किया जाना चाहिए, जिस कारण से मिजो जाति के लोगों में सरकार के प्रति कि सरकार है तो सरकार ने हमारी मदद क्यों नहीं की, जब हम पर समस्या आई तो सरकार ने हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया। तो इस प्रकार ऐसी सरकार के साथ हम नहीं रहना चाहते, जो हमारी समस्या के समय भी हमारा ध्यान न दे, ऐसी सरकार के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। तो फिर उन्होंने लाल डेंगा के नेतृत्व में अपनी स्वायत्तता की मांग को, या कहिए अपने आप को अलग देश बनाने की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया। और उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए उन्होंने एक फ्रंट बनाया, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, मिजो नेशनल फ्रंट। ये याद रखना, ये एक नंबर का है और ये जरूर आएगा, ठीक है। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया, मतलब हथियारों के साथ किया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला मतलब समझते हो, गुरिल्ला युद्ध मतलब छिप कर युद्ध किया। उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया तथा और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक दफे तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हुई। 2 दशकों तक चले बगावत के हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इसी बात को भांप कर दोनों पक्षों के नेताओं ने समझदारी से कदम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया। लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। तो इस प्रकार से आपका मिजो आंदोलन समाप्त होता है और वो भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप देख लो, हिंसा दोनों पक्षों को उठानी पड़ती है। हिंसा से दोनों पक्षों को ही नुकसान होता है, किसी एक पक्ष को नहीं। भैया आप मुझसे लड़ने आए हो तो मुझे भी चोट लगेगी तो आपको भी लगेगी। ऐसा नहीं कि आप बच के चले जाओगे। शीत युद्ध क्यों बना रहा आप सब जानते हो, क्योंकि दोनों जानती थे, दोनों महाशक्तियां इस बात को जानती थी कि अगर हम लड़े तो हम जीतेगा चाहे कोई भी, लेकिन बर्बाद हम हद से ज्यादा हो जाएंगे। अवरोध का सिद्धांत। इसीलिए दोनों के बीच में जो युद्ध नहीं हुआ उस सिद्धांत को क्या कहा गया, अवरोध का सिद्धांत। जब दोनों ताकतें एक बराबर होती हैं तो वो कभी लड़ती नहीं है। समझ में आई बात? नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हल नहीं निकल पाया है। आगामी जापू फीजो के नेतृत्व में नागा लोगों के
एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आजाद घोषित कर दिया था। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है। तो अभी भी नागालैंड में एक छोटा सा जन समूह अभी भी भारत सरकार के साथ मिलना नहीं चाहता। वो नागालैंड को भारत से अलग करना चाहता है, लेकिन भाई बातचीत से हल होगी समस्या जल्दी ही। और हम आशा करते हैं कि नागालैंड का वो जन समूह भारत गणराज्य में रहना पसंद करेगा और जल्दी ही अपनी समस्या का समाधान करेगा और भारत को खुशहाल बनाने में अपना योगदान देगा। अब आगे की समस्या को और विस्तार से अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।